इल्यूमिनाटी, ये शब्द आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। दुनिया की हर एक छोटी बड़ी कंट्रोवर्सी को इल्यूमिनाटी के साथ जोड़कर जरूर देखा जाता है। आज के वक्त अगर आप एलियंस के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इल्यूमिनाटी क्या है, कब से है, वो क्या करती है और कौन कौन इससे जुड़ा है और आखिर इनका मकसद क्या है, इसके बारे में किसी के पास कुछ खास जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, इल्यूमिनाटी हकीकत है या बस एक पर्दा है इस दुनिया का हर एक गलत काम करके छुपने के लिए। लेकिन आप मानो या ना मानो, इल्यूमिनाटी अगर सच में एग्जिस्ट करती है तो आपकी जिंदगी का लिया हुआ हर एक फैसला, आपकी हर एक पसंद और नापसंद, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, या फिर किसी बड़े से बड़े देश की सरकार को गिराना हो, या किसी को भी सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाकर उसको हमेशा के लिए चुप करवा देना हो, ये सब कुछ ये सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी कंट्रोल करती है। आप खुद सोचकर देखो, इस दुनिया के 80% रिच, एजुकेटेड एंड पावरफुल पीपल अगर इस सोसाइटी से जुड़े हो तो इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो ये सोसाइटी कंट्रोल नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। खास करके ऐसे वक्त जब लोग अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देख के अपनी पसंद और नापसंद को मैनेज करने लग जाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कॉपी करने लग जाते हैं। तो जरा सोचिए, उनमें से ही कुछ पावरफुल लोग जिनके पास आपका सारा डेटा मौजूद है, वो आपसे क्या कुछ नहीं करवा सकते। ये सीक्रेट सोसाइटी और इनसे जुड़े लोग पिछले 250 सालों से आपके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं जितने की शायद आपको खुद के बारे में नहीं पता। और इन्हीं इंफॉर्मेशन की मदद से ये वो रूलर्स हैं जो यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज को बहुत ही सीक्रेटली रूल कर रहे हैं। इन सब की शुरुआत हुई जर्मनी के एक शहर बवेरिया में। एडम विशॉप्ट, जो कि एक प्रोफेसर थे कैनन लॉ कॉलेज के, उन्होंने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर 1 मई 1776 को इल्यूमिनाटी की शुरुआत की। इस ग्रुप का मकसद था उस समय चल रहे रिलीजियस डोमिनेंस को जड़ से खत्म करना। एडम चाहते थे कि लोगों को उनके मन के अनुसार अपनी लाइफ जीने का मौका मिले, बिकॉज उस वक्त सबको चर्च रूल के हिसाब से चलना पड़ता था। इस मकसद को पूरा करने के लिए हर एक रिलीजन बिलीफ का पूरी तरह से खत्म होना बहुत जरूरी था। और इसी काम को पूरा करने के लिए एडम और उनके 4 साथियों ने एक सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत की, जिसका शुरुआत में उन्होंने नाम रखा द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबिलिस्ट, जिसे आगे जाकर इल्यूमिनाटी कर दिया गया। शुरुआत तो सिर्फ 5 लोगों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें 3000, उसके बाद 30,000 और न जाने कितने लोग इस ग्रुप में जुड़ने लगे। जितने भी लोग इसमें शामिल हो रहे थे वो कोई कॉमन लोग नहीं थे। उन सभी लोगों में एक बात कॉमन थी, दे ऑल वर एजुकेटेड, पावरफुल एंड रिच। जब इतने पावरफुल लोग इल्यूमिनाटी से जुड़ने लगे और वो भी इतनी तेजी से, तो वहां की गवर्नमेंट और चर्च को लगा कि अब उनके हाथों से उनकी सारी पावर छिन जाएगी, बिकॉज एडम का ये आइडिया बहुत तेजी से फेमस हो रहा था। और लोग क्योंकि ऑलरेडी पूरी तरह से थक चुके थे चर्च और गवर्नमेंट के रूल के अंडर अपनी सारी पसंद और नापसंद का गला घोटकर, इसीलिए लोगों को एडम का ये न्यू आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अपनी सप्ताह का अंत देखकर और अपने इन्फ्लुएंस को बचाने के लिए ड्यूक ऑफ बवेरिया चार्ल्स दी ऑर्डर ने 1785 को सारी सीक्रेट सोसाइटीज पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। बैन लगते ही वहां पर एक तरह से सिविल वॉर छिड़ चुकी थी और इन सब से डरकर एडम अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इल्यूमिनाटी की संख्या 5 से हटकर लाखों में पहुंच चुकी थी और इसे जड़ से खत्म करना नियरली इम्पॉसिबल था। एडम की मौत तो 1830 में अंडरग्राउंड रहकर ही हो गई, लेकिन एडम की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। अब इल्यूमिनाटी ऐसी नहीं रही थी जैसी एडम छोड़कर गए थे। इल्यूमिनाटी की स्ट्रेंथ एंड पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो चाहते थे कि इस पूरी दुनिया पर, इनफैक्ट इस दुनिया में रह रहे सारे लोगों पर अब सिर्फ और सिर्फ उनका कंट्रोल हो। और ऐसा हो भी रहा है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और न जाने कितने फेमस सिंगर्स, एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज, इन सबको इल्यूमिनाटी के साथ जोड़कर देखा जाता है। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सवाल यह है कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है? जाहिर है आप में से काफी लोगों का जवाब होगा यूएस या फिर रशिया का प्रेसिडेंट। लेकिन यहां आप बिल्कुल गलत हो। इसका सही जवाब है यह बंदा। मार्क जुकरबर्ग के पास एक ऐसी पावर है जो कि किसी भी देश के पीएम या प्रेसिडेंट के पास नहीं है। यह पावर किसी भी मिलिट्री पावर से कई गुना ज्यादा खतरनाक है और यह पावर है द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया के 3 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को ओन करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। आज के वक्त फेसबुक पर कोई हो या ना हो, लेकिन इंस्टा एंड व्हाट्सएप सब यूज करते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स में आप क्या देखते हो, किससे बात करते हो, कैसी बात करते हो, गूगल पर आप क्या सर्च करते हो और कैसी चीजें आपको देखना पसंद है और क्या चीजें आपको देखना पसंद नहीं है, इन सब की इंफॉर्मेशन और डेटा इन कंपनीज के पास मौजूद है। आपकी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट है ही नहीं,
बस आपको शो की जाती है। आपने कभी नोटिस किया कि जब भी आपको आईफोन खरीदने का मन करता है या जब भी आप कोई शूज या फिर कोई गैजेट खरीदने का मन बनाते हो तो अचानक से सोशल मीडिया पर आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट शो होने लग जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया कि जिस भी तरह की रील्स एंड वीडियोस आप देखना पसंद करते हो, आपका ऐप आपको उन्हीं तरह की रील्स एंड वीडियोस सजेस्ट करता है। नाउ दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल कि ये बंदा आपको आपसे भी ज्यादा जानता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब क्या हो कि अगर इतने पावरफुल लोग भी इस सोसाइटी से जुड़े हो तो जरा सोच के देखिए कि इन डेटा की मदद से ये आपको किस लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे लाखों एग्जांपल है जिसकी मदद से आप ये समझ सकते हो कि अगर इल्यूमिनाटी रियल है तो ये किस लेवल की पावर होल्ड करती है। इल्यूमिनाटी की सबसे बड़ी डार्क साइड ये है कि इसके साथ कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी, इवन आप और मैं भी। इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ने पर हमें वो सब हासिल हो सकता है जो हमें चाहिए, नेम, फेम, मनी, लग्जरी, एवरीथिंग। बस बदले में हमें ऐसा कुछ देना होता है जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। वो आपके करीबी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिल के सबसे ज्यादा नजदीक हो। इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ने के लिए हमें उसकी कुर्बानी देनी होती है। बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स सामने आए थे जिन्होंने खुलकर दुनिया के सामने बात डिस्कस की थी कि उन्होंने इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ने के लिए अपने पेरेंट्स या फिर अपने पेट्स की कुर्बानी दी थी, जिसके बदले में उन्हें नेम, फेम, मनी सब कुछ मिला। और ये पूरी तरह से सच है। आप उन लोगों के या फिर उन सिलेब्स की फैमिली बैकग्राउंड को देखोगे तो लिटरली आपको पता चलेगा कि उनके पेरेंट्स नहीं है। और उससे भी बड़ी डार्क साइड ये है कि वंस यू एंटर द इल्यूमिनाटी देयर इज नो वे आउट। एक बार अगर कोई इस ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो उसके बाद उसे उसकी डेथ ही इस ट्रैप से निकाल पाती है। वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एग्जाम्पल इज द डेथ ऑफ टूपाक एंड माइकल जैक्सन। टूपाक के इल्यूमिनाटी का पार्ट होने पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज थी। बहुत लोगों का यह कहना था कि टूपाक इल्यूमिनाटी के मेंबर है, और जब टूपाक ने इल्यूमिनाटी से परेशान होकर इल्यूमिनाटी से पीछा छुड़वाने का सोचा तो उनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उनके मरने से पहले उनका एक सॉन्ग आया था जिसका नाम था किल्यूमिनाटी, जिसमें उन्होंने इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने की कोशिश की थी। लेकिन उस सॉन्ग के रिलीज होते ही किसी ने उनको बीच रोड पर गोली मार दी। इतने बड़े सिंगर और रैपर की डेथ के बाद भी पुलिस वालों को कुछ भी क्लू नहीं है कि उनको किसने मारा, और आज तक टूपाक की डेथ सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्री ही है। नाउ म्यूजिक एंड डांसिंग की दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज्यादा नाम कमाया है तो वो है माइकल जैक्सन। जिस जमाने में सोशल मीडिया और इंटरनेट भी दुनिया के सिर्फ 10 से 20% लोगों के पास ही हुआ करता था, उस टाइम पर भी एमजे ने ऐसा फेम कमा लिया था कि जब वो परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर उतरते थे तो ऑडियंस में बैठे काफी लोग सिर्फ उनकी एक झलक देखकर ही बेहोश हो जाते थे। एंड यू विल शॉक टू नो कि एमजे को भी इल्यूमिनाटी के साथ जोड़कर देखा जाता था। एमजे की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि शायद अब वो पॉपुलैरिटी इल्यूमिनाटी के लिए खतरा बन चुकी थी, इसलिए उन्हें भी रास्ते से हटाया गया। आप खुद सोचो, एमजे जो कि 150 साल तक जिंदा रहना चाहते थे और उसके लिए वो रोज हाइपरपैरिक ऑक्सीजन चेंबर में सोया करते थे। उनके घर में उनकी हेल्थ चेकअप के लिए भी 12 डॉक्टर्स थे जो उनकी रोज बॉडी मॉनिटरिंग करते थे। उनका खाना भी लैब टेस्टेड हुआ करता था और फैंस के बीच में निकलने से पहले भी वो मास्क और ग्लव्स का यूज करते थे। इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने के बाद भी उनकी डेथ 50 साल की उम्र में बीमारी की वजह से हो गई। इजंट इट स्ट्रेंज? चलो ये तो काफी पुरानी बात हो गई, आज की ही सुन लो। ट्रेविस स्कॉट, इनके गाने तो आपने जरूर सुने होंगे। 5 नवंबर 2021 को इन्होंने एक लाइव कॉन्सर्ट किया था NRG पार्क हॉस्टन में। इस लाइव कॉन्सर्ट को 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने लाइव अटेंड किया था, और इस पूरे लाइव कॉन्सर्ट का जो थीम था वो पूरी तरह से डिमोनिक था। उस पूरे स्टेडियम में इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी कि उस एनर्जी की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। लेकिन 8 लोगों की डेथ के बाद भी ट्रेविस स्कॉट रुके नहीं, दे केप्ट ऑन परफॉर्मिंग। आप जरा खुद सोच कर देखिए, आपके सामने 8 लोगों की डेथ हो चुकी है, लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं टू स्टॉप द कॉन्सर्ट, पीछे से एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, बट यू आर स्टिल सिंगिंग एंड परफॉर्मिंग बाय इग्नोरिंग ऑल दीज थिंग्स। और सिर्फ यही नहीं, लोगों ने ट्रेविस की टी शर्ट को भी नोटिस किया जिसमें लोग एक डोर को पार कर रहे थे एंड दे वर एंटरिंग द हेल। कहा जाता है कि उस दिन 8 लोगों की डेथ इसलिए हो गई बिकॉज ट्रेविस ने एक डेमोनिक रिचुअल परफॉर्म किया था। लोगों का उस कॉन्सर्ट को लेकर यही कहना है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद ट्रेविस ने भी एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें वो 8 लोगों की मौत का अफसोस जता रहे थे। लेकिन इस वीडियो में भी लोगों ने कुछ अजीब नोटिस किया। ट्रेविस के एक्सप्रेशंस और उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था दैट ही वॉज फीलिंग गिल्टी। उनके वर्ड्स और उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। आपने कभी नोटिस किया कि आजकल हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया पे खुद को डेविल बताने लगा है। यूजर ने भी कुछ ऐसा रखते हैं जिसके आगे पीछे डेविल जरूर लिखा होता है। ये सब प्रमोट कैसे होने शुरू हुए?
और पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ जिसमें कि जहां पहले माँ बाप अपने बच्चों को डेविल और सैटन के नाम से डराया करते थे, वहीं आजकल के बच्चे डेविल और सैटन के कॉन्सेप्ट से अट्रैक्ट होने लगे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होने लगे हैं। डेविल का कॉन्सेप्ट आज कूल हो चुका है। और कहीं बाहर क्या जाना, यहाँ इंडिया में ही देख लो, जहां पहले के जमाने में रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता था। दादा दादी हमें रावण की कहानियां सुनाकर बताया करते थे कि बुराई क्या चीज होती है, हमें क्यों बुराई से दूर भागना चाहिए। वहीं आज उसी रावण को लोग कूल मानने लगे हैं। उसी रावण की सिर्फ एक दो अच्छाइयों को देखकर उसकी हजारों लाखों बुराइयों को भूल जाते हैं। क्या किसी इंसान की एक दो अच्छाइयां उसके लाख बुराइयों को बैलेंस कर सकती है, उसे विलन से हीरो बना सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी आज बहुत से लोग रावण को सिर्फ इस बात से डिफेंड करते हैं कि वो पंडित था, महाज्ञानी था। ठीक है, ये दो चीजें सच थी, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग रावण को डिफेंड करने के लिए श्री राम के चरित्र पर भी सवाल करने लग जाते हैं। अगर आप भी रावण और ऐसे डेवल्स को इसी नजरिए से देखते हो, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हो, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी इस डेवल के कॉन्सेप्ट में ट्रैप हो चुके हो। बट स्टिल द क्वेश्चन इज कि आखिर ये सब हुआ कैसे, ये सडन चेंज आखिर आया कैसे, कौन इस चेंज के पीछे जिम्मेदार है? एंड द आंसर इज और ये हो कैसे पाया, उसका आंसर भी आपको मिल गया होगा अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझ तक आपका सपोर्ट पहुंचे और आपके लिए मैं ऐसे ही और वीडियोस ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।